देखो पोलर फॉर्म जब हम लोग लिखते थे, याद करो बेटा, ये मॉड जेड होता था, ये मॉड जेड साइन थीटा, ये मॉड जेड कॉस थीटा। हम लोग जेड को लिख देते थे मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा मॉड जेड साइन थीटा, यानी जेड में मॉड जेड कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये अपन पोलर फॉर्म कहते थे। अब आज जो आपको बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, इसको अब ऐसे भी लिखा जाएगा अब आज के बाद, मॉड जेड, और इसको बोलते हैं ई की पावर आई थीटा, ई वही लॉग वाला ई की वैल्यू 2.78 के करीब इरेशनल नंबर। ये जो फॉर्म आया, इसको जिस मैथमेटिशियन ने ईजाद किया उनका नाम यूलर था, आई भी वही लेकर आए थे, इसलिए इस फॉर्म को नाम ही बोला जाता है यूलर्स फॉर्म। और ई की पावर आई थीटा कुछ और नहीं है, ये क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आगे चल के आपको 12th में जब आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे होती है। अभी आपको भरोसा करके मेरे पे याद रखना है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को अपन आज के बाद ई की पावर आई थीटा लिखेंगे, या ऐसे भी लिखा जाता है मॉड जेड इक्वल टू, सॉरी जेड इक्वल टू मॉड जेड, और ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग सिस थीटा। सिस थीटा, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, समझ रहे हो ना, और एस स्टैंड्स फॉर साइन। तो साइन कोसाइन प्लस साइन, कॉस प्लस आई साइन, इसको कुछ नाम नहीं है, बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो ये दो और तरीके आपने सीखे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के, एक तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, यही ज़्यादा यूज होगा आज के बाद, अब सब हमें यही लिखने वाले हैं। और ये कभी कभार बुक्स में आपको दिख जाए तो डरना नहीं है, सिस थीटा का मतलब भी वही है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नोट करिए। थीटा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज थीटा, थीटा थीटा क्या है, आर्गुमेंट लिखने से आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट एक्चुअल में होता क्या है, एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना।
वही वाला थीटा है, कोई नया थीटा नहीं है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहला फ़ायदा देखो। अब आर्गूमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ पे आ रहा हूँ। देखो मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड Z1 e की पावर I थीटा 1, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड Z2 e की पावर I थीटा 2। अब ध्यान से देख बेटा, अगर मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा मॉड Z1 मॉड Z2 e की पावर I थीटा 1 e की पावर I थीटा 2, यानी मॉड ऑफ Z1 Z2 e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आया Z1 Z2। मनी मन में Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो मान लो थोड़ी देर के लिए मन में ये Z0 है, तो है Z0 इक्वल टू ये मॉड Z0 है और e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसको देख के ही अब अपने को हिंट मिल गया कि आर्गूमेंट ऑफ Z0 जो है वो कुछ और नहीं है, वो है थीटा 1 प्लस थीटा 2। उसी फॉर्म में आ गया यूलर फॉर्म में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर्गूमेंट ऑफ Z0 वाकई में है क्या, Z1 Z2। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू थीटा 1। थीटा 1 किसका आर्गूमेंट है, Z1 का। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 आ गया आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, लॉग टाइप, लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। याद आ रहा है, नोट करो इसको। देखो फिर से, अब बेटा Z1 अपॉन Z2 अगर करें तो Z1 अपॉन Z2 आएगा मॉड Z1 e की पावर I थीटा 1 अपॉन मॉड Z2 e की पावर I थीटा 2, यानी Z1 बाई Z2 आया मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 e की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब मैं Z0 नहीं मान रहा हूँ, आप लोग खुद समझिए। आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये नंबर ये उसी का मॉड, तो जो है वो क्या हो गया, उसी का आर्गूमेंट। यानी मैं लिख सकता हूँ आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। वही लॉग बेटा याद कर, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग वाला ही बात चलने लगी आर्गूमेंट में, ठीक है, नोट करो इसको।
अब देखो z है मॉड z e की पावर आई थीटा, है ना। तो z की पावर n अगर करें तो आएगा मॉड z e की पावर आई थीटा की पावर n, ठीक है। यानी z की पावर n को लिख सकते हैं मॉड z की पावर n e की पावर आई थीटा की पावर n। अरे बोलो, समझ में आ रही बात? यानी लिख सकते हैं z की पावर n इज इक्वल टू, अभी ध्यान रखना एक और प्रॉपर्टी यहाँ के साथ ही साथ एक और बताने जा रहा हूँ, e की पावर आई एन थीटा। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो लिखा मैंने ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मॉड z की पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z की पावर n। ये कॉम्प्लेक्स में अलाउड है, रियल नंबर में अलाउड नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये अलाउड हो जाएगा, ठीक है। पावर n मतलब से पावर हाफ भी हो तो भी चलेगा। रूट ऑफ मॉड z लिखो या रूट z का मॉड लिखो, बात क्या है, बराबर, ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो आगे बढ़ाते हैं बात। तो यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने आप में एक नया, उसी का मॉड और ये उसका आर्गूमेंट, यानी मैं लिख सकता हूँ आर्गूमेंट ऑफ z की पावर n इज n थीटा। यानी मैं लिख सकता हूँ आर्गूमेंट ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ z। अरे लॉग याद करो, याद कर रहा है, लॉग a की पावर n में पावर बाहर आ जाता था, बिल्कुल लॉग की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो समझ में आ रही बात, नोट करो। अब देखो एक और चीज़, अब मान लो आया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n आया, बस। अगर इसका पावर n आया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर आई थीटा की पावर n, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आई एन थीटा। और e की पावर आई एन थीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। बोलिएगा थीटा की जगह क्या लिखना है, एन थीटा। यानी हमने ये देखा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n जो है वो इसके बराबर हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब जो पावर है वो किस में घुस गया, एंगल में। आ रही बात समझ में? तो इसी को बोला जाता है, ये जो प्रूफ हुआ है इसको बोला गया है डी मोरविज थ्योरम। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, डी मोरविज थ्योरम। नोट करो इसको।
अब देखो कुछ रिजल्ट्स देखो, e की पावर i पाई बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, e की पावर i पाई बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो अल्टीमेटली क्या आया i। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब आज के बाद अब यह याद रखना है कि i को हम लोग अगर यूलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे e की पावर i पाई बाई 2। अच्छा एक और रिजल्ट देखते हैं, e की पावर i पाई, e की पावर i पाई आएगा cos पाई प्लस i साइन पाई, cos पाई -1 और साइन पाई 0, तो ये कितना आएगा बेटा -1। आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा e की पावर i 5 पाई निकालते हैं, तो 5 पाई निकालेंगे तो cos 5 पाई प्लस i साइन 5 पाई, cos 5 पाई कितना -1, साइन 5 पाई कितना 0। यानी यहाँ से अगर आपको क्लियर कट एक पिक्चर दिखनी चाहिए वो ये कि e की पावर i 2n प्लस 1 पाई इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो cos हमेशा -1 देता है और साइन क्या देगा 0। अच्छा एक और चीज़ देखो, अगर आप समझ गए तो बोलो, e की पावर i 2n पाई 1 देगा, समझ में आएगा क्या? 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल, cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6 पाई सब 1 होते हैं, और sin 2 पाई sin 4 पाई सब क्या होता है 0। आ रही बात समझ में? अब ये भी याद रखने की जगह एक और चीज़ याद रखो, अब और अच्छा है, इन दोनों की जगह एक ही रिजल्ट, वो देखो क्या लिख रहा हूँ, e की पावर i n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। देख लो अगर n ऑड हुआ तो ये -1 हो जाएगा, और n अगर इवन हुआ तो ये बस, ये रिजल्ट याद रख लो। तो ये सब अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नोट करो इसको। जैसे आया e की पावर i 100 पाई बाई 3 की वैल्यू बोला, निकाल के बताओ। ठीक भाई, 100 पाई बाई 3 की वैल्यू ये निकालते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर 3 से 100 को डिवाइड करते हैं, कोसेंट 33 और रिमाइंडर 1, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 33 पाई प्लस पाई बाई 3। आया नहीं आया? तो इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर i 33 पाई प्लस e की पावर i पाई बाई 3। ये क्वांटिटी क्या होगी -1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और इसको अपन वापस लिख लेते हैं cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3। सो -1 cos 60 बेटा हाफ और साइन 60 बेटा √3/2। अच्छा -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, अरे बोलो ठीक है, तो -1/2 प्लस i √3/2। आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ बोलोगे?
ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये किसकी वैल्यू थी, अब देखो इसको देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू थी इसकी, कुछ बोलोगे, अरे ये इसी के बराबर है ना यार। अच्छा, और ये किसकी वैल्यू थी, देखो तुम लोग ध्यान से देखो, ये आई साइन पाई बाई 3 की पावर 100। अरे एक सीक्वेंस ऐसे चला है, मैं एक ऐसे चला रहा हूँ, एक तो ये चला ही है ना इधर, अब मैं इधर भी चला रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूँ अब cos पाई बाई 3, बोलो, प्लस आई का पावर इज इक्वल टू नहीं आया। अरे इसका पावर 100 थोड़ी, अब बाइनोमियल थोड़ी लगाएंगे, हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया और इसको ओपन करके ये लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम सेम सेम। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट करो जरा। बोलो जी, कुछ गलत है, तो बोलना चाहिए था ना। देखो देखो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे अपने पास आया √2 माइनस आयोटा की पावर 501 मान ले चले। बाइनोमियल से हमें एक्सपेंड तो करने आता है, बट समझ ही रहो, इट्स वेरी टीडियस। हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा पावर आने लगे, 2 से बड़ा, तो हम क्यूबिक में भी लगाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर काम करेंगे। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब ओरली आना चाहिए, हमें मॉड चाहिए। तो इसका मॉड हमें पता है, कितना है मॉड इसका, √3। मॉड कितना है, √3। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है कि नहीं है? मतलब माइनस थीटा, tan थीटा कितना, थोड़ा अच्छा वैल्यू ले लूँ, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। √3 tan थीटा कितना, 1/√3, मतलब थीटा कितना 30, मतलब π/6। अरे आ रहा नहीं आ रहा है। और अब मॉड कितना हो गया, 2। मॉड कितना हो गया, 2। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देख बेटा, 2 टाइम्स e की पावर i माइनस π/6, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, पावर 501, विच इज इक्वल टू 2 to the power 501 इंटू ई की पावर
आई, बोलो माइनस कर लेता हूँ 501/6 पाई। 501 को 6 से डिवाइड करो मनी मन में, रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है और कोसेंट देखो क्या आ रहा है। करो ई की पावर माइनस आई, हाँ बोलो 6 8 जा 48, 2 1 6 3 जा 18, करो कितना रिमाइंडर बचा है 3 बचा ना, तो 83 पाई प्लस 3 पाई, 83 पाई प्लस 3 पाई बाई 6, यही बचा ना यार, कुछ बोलोगे? ये तो आता होगा ना आप लोगों को, देख लो आप वापस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा भाई भाई। तो ये आया बेटा 2 की पावर 501 ई की पावर माइनस आई 83 पाई, कुछ बोलोगे, इंटू ई की पावर आई पाई बाई 2 माइनस आई। अरे ठीक है क्या? अच्छा, इस माइनस से घबराना नहीं है, माइनस से बिल्कुल नहीं घबराना। माइनस में बस इतना होता है कि ई की पावर माइनस आई थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ई की पावर आई थीटा ये था ना भैया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई की पावर आई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यही जो बोल समझ रहे हो ना। तो माइनस से घबराना नहीं है, सिर्फ साइन वाले पार्ट में माइनस लग जाता है और कोई टेंशन नहीं है। अब आप मुझे देखो ध्यान से, तो आया 2 की पावर 501, ये देखो क्या होगा, कॉस 83 पाई माइनस आई साइन 83 पाई, तो आई साइन 83 पाई तो जीरो होने वाला है, कॉस 83 पाई क्या हो जाएगा -1, यानी ये फिर से क्या हो गया -1। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा ये देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, क्या कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2 कितना माइनस आई, तो ये क्या हो गया माइनस आई। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी अल्टीमेटली क्या आ गया देखो तो, कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, लिख लो। हे प्रभु, हे माँ,
कुछ आया है? क्या बोल रहे हो? 1 आ गया? नहीं यार, 1 तो नहीं आना चाहिए। 1 आ रहा है क्या? वन नहीं आना चाहिए। 1 कैसे आ गया? मॉड इसका 1 है और ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। अबे थर्ड में है ना, तो क्या लोगे? पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई? मैंने बोला था ना कैलकुलेशन में आर्गूमेंट ले लो, एम्पलीट्यूड ले लो, कोई फर्क, तो जिसमें कंफर्टेबल हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आर्गूमेंट से करके दिखा दूँ एम्पलीट्यूड की वजह। देखो ई की पावर आई पाई प्लस थीटा, ध्यान आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। चलो मदद करो। थीटा tan थीटा कितना बेटा? √3। तो ये थीटा कितना है? π/3। तो ये 4π/3 की पावर 200। कहाँ बना रहा है यार? ई की पावर आई 800 π/3 है ना? डिवाइड करो जरा 800 को 3 से। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस 2π/3। अरे ठीक लिखा है, 266 पाई है बेस। तो ई की पावर आई 266 पाई इंटू ई की पावर आई 2π/3। तो ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या? ई की पावर आई 2π/3। अरे ठीक है क्या? तो ये हो गया cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। 2π/3 मतलब पाई माइनस π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो कॉस निगेटिव। अरे यार कॉस निगेटिव कितना? -½ और साइन पॉजिटिव, ये आएगा आंसर। -½ प्लस आई √3/2। एम्पलीट्यूड से करके बता दूं। ई की पावर आई थीटा माइनस पाई की पावर 200। थीटा तो वही है π/3। ई की पावर माइनस आई 2π/3 की पावर 200, यानी ई की पावर माइनस आई 400 π/3। ई की पावर माइनस आई 400 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 133 पाई प्लस π/3। तो ई की पावर माइनस आई 133 पाई, ई की पावर माइनस आई π/3। भाई साहब ये -1 हो गया और ये हो जाएगा cos π/3 माइनस आई साइन π/3, यानी कि -1 इंटू कॉस 60 होता है हाफ, साइन 60 होता है। देखो दोनों सेम है, ऐसे करो वैसे करो, आंसर दोनों से आता है, कोई तकलीफ नहीं। बट इससे करने में फ़ायदा ये होता है कि लास्ट में जाके ये खच्चर पच्चर नहीं होता कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। ये सुंदर सा एंगल आता है लास्ट में। मर्जी आपकी, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो।
दोनों में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, किसी एक में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और सिंप्लीफाई इस पूरे को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो समझ रहे हैं, यूलर 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 4 बार और फिर चारों को वापस से सिंप्लीफाई। चलो करो करो, 5-7 मिनट का सवाल है, करो आराम से। हे प्रभु, हे राव ईश्वर। सबको यूलर फॉर्म में लिख लो, सारे मॉड वाले पार्ट इकट्ठा कर लो और ई की पावर वाले सब इकट्ठा कर लो। समझ गए ना? ई की पावर वाले सारा एंगल एक जगह इकट्ठा कर लेना। बेस सेम है तो पावर कहीं ऐड होगा कहीं सब्ट्रैक्ट होगा, सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना और फिर सिंप्लीफाई फाइनली करना। हे प्रभु, थोड़ा और दे दूं क्या उसमें? एक दो और ले लो। दो और दे दिए साथ में। और चाहिए होगा तो और बोलना, और भी लिख दो।
कैसे लिखूँ, 4π/3 लिखूँ कि माइनस वाला लिखूँ? चलेगा 4π/3? ये कितना होता है? 37 है ना। 37 को देखें तो 37/180 इंटू पाई है ना। बाकी तो कट जाएगा, 5 का पावर 2 का पावर सब कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करें, 3 8 जा 24, वो 1 हो जाएगा। अरे सीधे लिख दूँ अब, t की पावर आई π/3 बचेगा यहाँ, क्योंकि 8 पाई क्या हो जाएगा 1। 400 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, और कोसेंट आएगा इवन या ऑड, इवन, तो फिर से 1 हो जाएगा वो। t की पावर आई 2π/3। अरे ठीक है, इसको ऊपर ले गया हूँ, ऐड हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। अरे आया नहीं आया, डिवाइडेड बाई ये बचा है 200 पाई को फिर से करेंगे, 2 ही बचेगा ना। अरे बोलो, और ये क्या हो जाएगा 1। आया नहीं आया, इसने इसको खा लिया। अच्छा, अल्फ़ा प्लस थीटा है π/2, तो बचा e की पावर आई π/3 इंटू e की पावर आई 75 π/2, और 75 π/2 को डिवाइड करोगे तो 74 तक तो कट जाएगा, और कोसेंट आएगा माइनस, कोसेंट आएगा 1, सॉरी कोसेंट आएगा 37, मतलब ऑड, मतलब माइनस लाएगा वो, और ये हो जाएगा माइनस e की पावर आई π/2। आया नहीं आया, और e की पावर आई π/2 आई होता है, तो ये मिलके हो गया माइनस आई, और ये हो गया cos π/3 प्लस आई साइन π/3। 60 डिग्री पता होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस आई, अब आई से मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1, तो √3/2 माइनस i/2, ये सिंप्लीफाई।
जो उतना खतरनाक सा दिखने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम सिंपल आया, √3/2 माइनस i/2। कोई गलत कर दिया ना? हाँ, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा क्या भाई लोग? हाँ तो कर लो यार, तो लो, नहीं कटेगा फिर और ले लो। मैं वो क्या, लो ले लो। और अच्छा हो गया, ये तो सब मर गए। लो लो, एक माइनस भी लाएगा ना? क्यों माइनस लाएगा ना साथ में? कोसेंट आएगा ऑड। लो और लो, माइनस प्लस प्लस आई, कितना बढ़िया। सब कुछ मिला के आया आई। अरे ठीक है, आगे पढ़ूँ क्या? अब तो ठीक है ना सब? मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करके देखते हैं अपन। आई आ गया, ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया। चलो अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी कहानी है एक छोटी सी, सुनो ध्यान से। मान लो जेड भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी है। मान लो जेड है अपना मॉड जेड ई की पावर आई थीटा, थीटा उसका ऑब्वियसली आर्गुमेंट है। एंड लेट जेड डैश बी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर वो है आई जेड, सच दैट जेड डैश इज आई जेड। मतलब जेड में आई मल्टीप्लाई करा है और नया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड डैश बना रहा है। सो आई कैन से जेड डैश इज इक्वल टू आई मॉड जेड ई की पावर आई थीटा। सो जेड डैश और आई को लिखता हूँ ई की पावर आई π/2। अभी पढ़ा अपन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको साथ देना पड़ेगा, थोड़ा कठिन माना ही जाता है, कॉम्प्लेक्स नाम ही है, ठीक है। बट मैं आपको बहुत इजी वे में आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, सीखना है अपने को। ये बेस से मैं पावर ऐड कर रहा हूँ, आया मॉड जेड ई की पावर आई थीटा प्लस π/2, ठीक। अब उस नंबर को ध्यान से देखिए, ये सब अपन भूल गए, वहाँ आप सीधे देख रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मॉड है कुछ और ई की पावर आई में है कुछ। तो मैं यहाँ से अब बोल रहा हूँ, अगर आप समझ जाना तो बोलना कि मॉड ऑफ जेड डैश इज मॉड ऑफ जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड डैश इज थीटा प्लस π/2। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो मॉड वाला पार्ट है वो उसका मॉड है और जो ई की पावर में एंगल है वो उसका आर्गुमेंट है। इसमें क्या डाउट है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड डैश हुआ, थीटा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और प्लस π/2। तो जेड डैश का आर्गुमेंट ये है और मॉड उसका ये है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। मतलब अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मॉड नहीं बदलता, उसका क्या बदलता है, आर्गुमेंट। और क्या बदला आर्गुमेंट में, π/2 ऐड हुआ। कोई चीज़ ऐड हो रही है, एंगल कोई ऐड होना, एंगल ऐड होना मतलब जैसे ये आर्गुमेंट था उसका, ये एक्स एक्सिस, और आर्गुमेंट अब थीटा था, अब थीटा प्लस π/2 हो गया। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जेड था तो ये जेड डैश है, सच दैट ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल, क्योंकि मॉड नहीं बदल रहा। बदल क्या रहा है, सिर्फ आर्गुमेंट। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई करने का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड को बदले। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिखो ऊपर हेडिंग, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आयोटा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आयोटा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आयोटा। लिखो, if we multiply any complex number z, if we multiply any complex number z with iota, that means we are rotating the complex number, we are rotating the complex numbers position vector, we are rotating the complex numbers position vector in the Argand plane, in the Argand plane by a right angle, by a right angle, by a right angle in counterclockwise direction, in counterclockwise direction, in counterclockwise direction without changing its magnitude, without changing its magnitude। और ये पूरा प्रूफ है, लिख लो बोर्ड पे जो लिखा है।
फिर कुछ सालों पहले जेई में प्रॉब्लम आया था, उन्होंने बोला था फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are represented by complex numbers z, iz and z plus iz in the Argand's plane। ये सवाल आया था जेई में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक भाई, अब देखो इसको बनाते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया पूछा उसने। ये हमारा आर्गन प्लेन हुआ, इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस। अब जेड कहीं भी अपन मान लेते हैं, मान लेते हैं ये जेड है हमारा। तो अगर ये जेड है तो ये पक्का है आई जेड है। ये एंगल है 90। अब क्या किया गया, जेड तो मिल गया, आई जेड भी मिल गया, अब हमें जेड प्लस आई जेड चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए ये पैरेललोग्राम बना लिया। और वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है अपन ने। ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का। किसका किसका, इसका और इसका। ये वेक्टर जेड है और ये वेक्टर जेड प्लस आई जेड है, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया जेड प्लस आई जेड। आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी उसने जो एरिया पूछा बेचारे ने, वो पूछा इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है वो, और इसी का एरिया पूछ रहा है जिसके वर्टाइसेस ये है। अच्छा अब सोचो, ये लेंथ कितनी है मॉड जेड, ये लेंथ कितनी है मॉड जेड, ये लेंथ कितनी होगी मॉड जेड, ये लेंथ कितनी होगी मॉड जेड। ये तो स्क्वायर बन रहा है और ये आधा है। एरिया क्या है, स्क्वायर का आधा है ना यार। या ऐसा समझ लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑल्टीट्यूड कितना मॉड जेड, बेस भी कितना, तो एरिया बोलो मॉड जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। अरे आया नहीं आया, हे प्रभु। आप में से कोई मुझे बता सकता है जेड माइनस आई जेड कहाँ पे होगा, लोकेट कर पा रहे हैं क्या? कैसे निकालेंगे जेड माइनस आई जेड, कैसे निकालेंगे तरीका जेड माइनस आई जेड? पहले क्या करेंगे, आई जेड को उल्टा, तो इधर माइनस आई जेड आ जाएगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्या माइनस जेड प्लस आई जेड भी बता सकते हैं?
जेड को उल्टा करके रिजल्टेंट। अरे सब समझ में आ रहा है तो लिखो, सेम सवाल है, बस ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक, ये चेंज कर रहा हूँ। हे प्रभु, लो मॉड जेड के टर्म में ही आंसर आएगा, वही बताना है आपको कितना। फोटो बनाओ, देखो क्या हो रहा है। आया कुछ? तुम लोग सब 10वीं क्लास पास करके आए हो ना, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पा रहे हो। कुछ अजीब सा ट्रायंगल बना क्या? कुछ अजीब सा नहीं बना होगा, सिंपल बनेगा। जो चीज़ दिखने में अजीब होती है उसका आंसर जल्दी आता है। एक बात बताओ,
एक आदमी यहाँ से एरिया देख रहा था तो ऐसा दिख रहा था। अच्छा, एक आदमी ने क्या किया, यहाँ पे खड़ा हो गया तो इसको एरिया ऐसा दिख रहा था। दोनों का एरिया का मेजरमेंट अलग अलग आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। मतलब एक्सिस का ओरिएंटेशन, मतलब ये इसके लिए एक्स डैश है, नया एक्सिस, तो एक्सिस के ओरिएंटेशन से एरिया को कोई फर्क। अब इसका एक सरल उपाय मैं बता देता हूँ। ये जेड, ये आई जेड माइनस आई जेड माइनस जेड, जेड प्लस आई जेड, जेड माइनस आई जेड माइनस जेड माइनस आई जेड माइनस जेड प्लस आई जेड। आया समझ में क्या क्या हो गया? आया नहीं आया? अब हमें जो चाहिए था वो ये चाहिए, जेड हो रहा, जेड माइनस आई जेड हो रहा और माइनस जेड प्लस आई जेड हो रहा। इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया तो बाइसिमेट्री आएगा ओरिजिन से। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ आ गया। ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए था उसको। यही एरिया चाहिए। अभी भी कुछ आसान नहीं है जितना, अभी भी देखते हैं। हर आसान, बस आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, इसका टेंशन नहीं है, इसका टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो मॉड जेड स्क्वायर बाई 2 है, स्क्वायर का आधा। बाकियों का टेंशन भी नहीं है। बाकियों का टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, इस पूरे को देखिए, इस पूरे को, ये रेक्टेंगल को देखिए, उसमें से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैं हटा दूं तो रेड वाला हो जाएगा। आया नहीं आया? तो लिखो आंसर। इसका एरिया हो गया मॉड जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब ये रेड वाला पोर्शन देखिए, ये टोटल एरिया देखिए, ये टोटल की लेंथ कितनी होगी? 2 मॉड जेड, और ये कितनी? मॉड जेड। तो 2 मॉड जेड स्क्वायर माइनस ये वाला ट्रायंगल, अरे यार बोलोगे, और ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? 2 मॉड जेड, तो ये कितना आ जाएगा? मॉड जेड स्क्वायर। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये आया मॉड जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस, मदद करो यार, बाई 2, यानी कितना आ गया? मॉड जेड स्क्वायर। ऐसे कितने सवाल बना सकता हूँ बताओगे आप? पीएनसी का सवाल मेरे को क्वेश्चन फॉर्म करना है इसी तरीके के, कितने क्वेश्चंस फॉर्म हो जाएंगे? कितने पॉइंट्स हैं वो टोटल? 8 है ना? अरे ओरिजिन को छोड़ के 8 है ना? 8C3, 8 गुना 7 गुना 6 बटा 6, 8 से तो 56 क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। थोड़ा इधर उधर करता रहूँगा, आंसर आता जाएगा। एक और पीएनसी का सवाल, अरे रुको तो, कोई भी 3 लेके सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया कितना होगा? कोई बता सकता है? मर्जी आपकी, कोई भी 3 ले लीजिए, सबसे बड़ा जो पॉसिबल ट्रायंगल है वो कौन सा होगा और उसका एरिया कितना होगा? थोड़ा सोचना चालू करो तुम लोग। कोई भी 3 वर्टेक्स ले लीजिए जहाँ मर्जी, ओरिजिन छोड़ के, और सबसे बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा वो कौन सा होगा? दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं? दिख रहा है ना? सबसे बड़ा ट्रायंगल वर्टेक्स बोलो। है? अच्छा, इस स्क्वायर का एरिया कितना है? 4 मॉड जेड स्क्वायर, तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। अरे आ रहा नहीं आ रहा, अब बताओ।
सबसे बड़ा ट्रायंगल है 2 mod z स्क्वायर 3 mod z स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल, कौन सा वाला, नाम लो ना। माइनस जेड प्लस आयोटा जेड, हाँ उसका 3 mod z स्क्वायर आएगा एरिया। ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 mod z स्क्वायर आएगा। बोलो 2 mod z स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो उससे बड़ा नहीं बना सकते। चलो उतार लो, लिख हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्या भरोसा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच कंटेन द मैक्सिमम एरिया, कुछ भी हो सकता है। अरे आंसर लिख लो, लिख लेना। 56 सवाल बनते हैं, 56, अब तक 56 सवाल बनेंगे टोटल इस पे। वो 56 में से कोई एक आपके एग्जाम में आ सकता है। इतना भी चक्करलस करने की जरूरत नहीं थी रे। ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आधा होता, अरे ये पूरा आधा होता ना, तो 2 mod z स्क्वायर होता। उसमें से खाली ये निकाल लेते mod z स्क्वायर, सीधे आगे mod z स्क्वायर। नहीं आ रहा है, अब मैंने नहीं रटा है, आपको भी नहीं रटना है। वो एट द इंस्टेंट आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, वो दिख के समझ में आना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, बस इतना है। टाइम थोड़ा 1-आध मिनट इधर उधर चलता है। अब तो बता दो सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन बनेगा, उसका एरिया कितना होगा। चलो तू नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, जाओ। अरे भगवान, सबसे छोटा ट्रायंगल जिसका है, सबसे छोटा है mod z स्क्वायर बाई 2 है। वाह मूर्खों, खूब अच्छी बात। सबसे छोटा ट्रायंगल का एरिया नहीं बता पा रहे, 0। अबे ये 3 ले लो, तो हो गया। 56 में ये 3 भी तो है, कोलिनियर नहीं हो सकते क्या, ट्रायंगल ना बनेगा, एरिया क्या हो जाएगा 0। ट्रायंगल बोल दिया सर ने तो ट्रायंगल बना ही डालेंगे अपन कुछ भी करके। हे राम ईश्वर, देखना ध्यान से। लेट Z1 and Z2 are two distinct non-zero complex numbers. तो बोल रहा है देन प्रूव दैट mod of Z1 plus Z2 का स्क्वायर प्लस mod of Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज 2 times mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर। What is its geometrical significance
ये भी पूछ रहा है। चलो ये प्रूव करो, फिर उसका ज्योमेट्रिकल क्या सिग्निफिकेंस है ये बताओ। चलो पहले तो प्रूव करते हैं। तो आज के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भूलना नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड जेड को ओपन करने का एक ही तरीका है, सिंगल तरीका है, और वो है ये। इसके अलावा और कोई तुम्हारे पास तरीका होता ही नहीं है। जैसे मॉड एक्स को मैं प्लस माइनस एक्स लिख लेता था, याद करो, रियल नंबर में, बट यहाँ मॉड जेड को मैं प्लस माइनस जेड नहीं लिख सकता क्योंकि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉड ऑफ 2 + 3i इज अ रियल नंबर, इट कैनॉट बी जेड, इट कैनॉट बी माइनस जेड। तो मॉड जेड को प्लस माइनस जेड नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है। मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, ये भी नहीं लिख सकते। वहाँ मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख देते थे, या नहीं लिख सकते क्योंकि जेड का स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड जेड क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर वो सारे तरीके जो हम लोग रियल प्लेन में काम करते थे वो बदल गए। यहाँ पर एकमात्र तरीका है कि मॉड जेड अगर मॉड हटाना है तो एक ही तरीका है कि मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जेड जेड बार, ये बताया हुआ है। अरे हाँ कि ना, तो वही मैं यहाँ यूज़ करूँगा। लकीली यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर नहीं होता तो हम स्क्वायर करते और फिर उस स्क्वायर को ये लिखते। अब चलो LHS लेके शुरू हो जाते हैं। LHS तो इसको लिखूंगा मैं Z1 + Z2, ध्यान से देखना बेटा, और Z1 + Z2 का बार Z Z बार प्लस Z1 - Z2 और Z1 - Z2 का बार। अब बार की खास बात ये होती है कि वो इंडिविजुअल नंबर्स पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सब चीज़ें सुना रहा हूँ, सुनते जाना, ध्यान से याद रखते रहना। मतलब कहने का ये हुआ कि मैं इसको इंडिविजुअली दोनों पे दे सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। डिवाइड होता तो डिवीजन में भी इंडिविजुअली हर एक पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आप समझ भी सकते हो, ये x1 + iy1, ये x2 + iy2, मन में मान लो दोनों को जोड़ोगे तो x1 + x2 + iy1 + iy2 का बार, तो x1 + x2 - iy1 + y2, फिर तोड़ दो तो x1 - iy1 + x2 - iy2, मतलब वही हो गया ना Z1 बार + Z2 बार। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस Z1 - Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार। अब चलो ओपन करें, Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार प्लस Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। ठीक, मल्टीप्लाई किया है। हाँ, कुछ कटा क्या रे? अरे कुछ कटा? इतनी मेहनत करी काटने के लिए, तो ये कटा। और हाँ अब ठीक है, बस यार, और क्या काटेगा, सब काट देगा क्या? Z1 बार 2 बार, Z2 बार भी 2 बार, बढ़िया। Z1 बार क्या होगा, मॉड Z1 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस विच इज RHS। अरे आ गया ना। अभी सेकेंड पार्ट बताता हूँ, ये नोट करो।
अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ढूंढा जाए कि भाई इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है। आइए, हे भगवान, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को अपन यहाँ बना लेते हैं कोई से भी। ये Z1 बोल दिया, ये Z2 बोल दिया, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब पहले बताओ मुझे बेटा, Z1 प्लस Z2 मुझे लोकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। तो ये जो है, ये वाला वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट Z1 प्लस Z2। अब ध्यान से देखो LHS को, Z1 प्लस Z2 का मॉड मतलब OR, अरे यार बताओ ना, तुम लोग बोलते नहीं हो। OR स्क्वायर, हाँ कि ना? व्हाट अबाउट दिस? व्हाट इज दिस? कल ही पढ़ा था ये डिस्टेंस फार्मूला। अरे क्या है ये? डिस्टेंस फार्मूला। मतलब ये क्या है? PQ स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ गए तो बोलना, OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। अरे आया नहीं है? ये लेंथ कितनी है? मॉड Z1। ये लेंथ कितनी है? मॉड Z2। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड तो बराबर ही होती है ना, तो दो दो बार लिखना है ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ। यानी क्या मतलब निकला कि इन अ पैरेललोग्राम, ये तो आपने 11th 10th में पढ़ा होगा बट आपको याद नहीं होगा, सिग्मा ऑफ डायगोनल्स का स्क्वायर, मतलब डायगोनल्स की लेंथ के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। एक होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाना। फॉर 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, show that mod of
कोशिश करना बन जाए तो। हिंट यही है, इस रिजल्ट की मदद से ये प्रूव हो जाएगा, कोशिश करना। थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ, ये अब नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेना कुछ, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो मानना है। ये Z1 प्लस अल्फ़ा, ये Z1 माइनस अल्फ़ा है, तो उसका तुमको नहीं मालूम है, उसका स्क्वायर का मालूम है। मतलब क्या करोगे, LHS का स्क्वायर कर लेना और उसको सॉल्व करना, और वो प्रूफ कर देना RHS के स्क्वायर के बराबर है, बात बन जाएगी। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ। तो मतलब स्क्वायर करने के बाद काम शुरू करना, ऐसे डायरेक्ट ये खुलेगा नहीं। ठीक है, कोशिश करना, नहीं बनेगा अगली क्लास में बताऊंगा, और याद करके पूछ लेना अगर नहीं बने तो अगली क्लास में।